हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च 2021 का ओपन बुक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों का किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है विद सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आंसर फॉर्मेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, सबसे पहले यूनिक पेपर कोड आपका क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है 62321101। आपका जो नेम ऑफ द कोर्स है बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का सब पेपर है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब आप देखोगे सेमेस्टर आपका फर्स्ट है, ठीक है। समय आपको 3 घंटे का मिलता है। अब देखिएगा, बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग जो है हमारे एसओएल के जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर 100% जुड़ेंगे, चाहे आपका 75 नंबर का पेपर पे छपाई क्यों ना हो गई हो। वो इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाले बच्चे भी होते हैं और एनसी वेब का उनका जो है 75 का ही होता है। तो इसलिए जो है एसओएल वाले बच्चों का भी 75 का ही पकड़ा दिया जाता है। बस वहाँ पे तो ग्रेडिंग चढ़ती है, आपका 100 में से आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और जो हमारे रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट हैं उनके 25 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं, आपको पता होगा। और इसलिए आपका यहाँ पर 75 नंबर का ये पेपर है। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में जो है किसी एक भाषा में ही आपको उत्तर लिखने, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। और कह रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के ही आपको उत्तर देने हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 6 में हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, 6 में जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका महत्व और औचित्य बताते हुए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की विवेचना कीजिए। देखिएगा दोस्तों, पहले तो इस क्वेश्चन का आप डिवाइजन कर लीजिए, यानी कि इसका जो भाग में बांट लीजिए। पहले आपको बताना राजनीतिक सिद्धांत क्या है, फिर इसके महत्व का अर्थ बताना है, ठीक है। औचित्य का मतलब होता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसके महत्व का, ठीक है। और फिर आपको बताना है राजनीतिक सिद्धांत का आपको पुनरुत्थान। देखिएगा, पुनरुत्थान का जो विलोम होगा वो आपका होता है पतन, ठीक है, यानी कि उदय और पतन। तो आपने अगर पढ़ा होगा डीपली तो आपको पता होगा, पहले आपने पतन पढ़ाया होगा आपके मैम ने या सर ने, ठीक है, फिर पुनरुत्थान पढ़ाया होगा। तो चलिए हम पहले आंसर, इसका जो है क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। आसान से शब्दों में आप लिख देना, जिस तरह से भी हो सकता है कि सभी बच्चों की राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं अलग अलग हों या क्या है वो फॉर्मेट अलग हो, लेकिन जो है हम यूँ कहेंगे कि भाई बेस तो एक ही होने वाला है। तो आप लिख सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो विविध पक्षों का अस्तित्व, वैज्ञानिक अध्ययन को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, जो विभिन्न पक्षों का अध्ययन कराता है। जिसमें आपका देखा जाए तो आपने अरस्तु के टाइम पीरियड से ही पढ़ा होगा। अरस्तु के टाइम पीरियड को अगर पढ़ा हो तो उन्होंने भी बताया कि जो हमारा सिटी स्टेट है, यानी कि सिटी स्टेट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर का व्यवहार जो होता है, तो उसको एक फिलोसफिकल रूप देने के लिए जो हम वेस पे उतारते हैं, यानी कि धरातल पे उतारते हैं, तो उसी की स्टडी को हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में आपका मुख्य आता है कि आपका चिंतन, ठीक है। तो आप इसमें यह भी बता सकते हो कि अरस्तु के अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी का दर्शन क्या है, ठीक है। चिंतन हो गया, आपका दर्शन हो गया, विचार हो गया इसमें, ठीक है। विचारकों की आप भूमिका बहुत ज्यादा पढ़ते हो, विश्लेषण, ठीक है, किसी भी चीज का परीक्षण, विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, न्यायवादी है, जो भी है, ठीक है। और इनके मतलब कि बहुत सारे आपके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आप इस राजनीतिक सिद्धांत के सब्जेक्ट में पढ़ते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट की मतलब कि वो आप इसे डिफाइन कर सकते हो, बहुत ही शानदार है। और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि इसके महत्व का औचित्य बताइए। तो देखिएगा, इंपोर्टेंस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए हेल्पफुल क्यों है, यानी कि ये किस रूप में हेल्पफुल है पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा स्टेट होता है, यानी कि राज्य जिसे आप कहते हो, गवर्नमेंट है, हमारे पावर है, ठीक है, आपका सत्ता है, नीति निर्माण के अंदर इसकी भूमिका होती है। जो हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल हमारा मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा वोट राइट है, इलेक्शन है, हमारा पब्लिक ओपिनियन है, हमारा जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसके रूप में, मतलब कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अगर उसका हमें वैज्ञानिक अध्ययन करना है, वैज्ञानिकता का हमें गहनता से चीज़ों को पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें थियोरिटिकल पार्ट को छेड़ना जरूर होता है। और स्टार्टिंग में इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में
आपका पॉलिटिकल थ्योरी का सब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम आप बहुत सारी विचारधारा पढ़ते हो, जैसे नारीवाद हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो बहुत सारी चीज़ का एक्सप्लेन करना है। आप इसमें सीधा सीधा एक पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो इसमें आप बता सकते हो कि किसी भी पॉलिटिकल इंसिडेंट को, ठीक है, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल घटना को साइंटिफिक बिहेवियर के रूप में एक्सप्लेन करने के रूप में मदद करता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आप इसमें बता सकते हो कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट करता है, यानी कि जैसे प्रयोगकर्ता कहते हैं, और जो राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग करता है, वो जो प्रयोग करता है उनके लिए बहुत इसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। जो हमारे सिटीजन हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं, जो जनता है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, राजनेता हैं, जो हमारे राजनयिक हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ कि राजनयिक किसे कहते हैं, ठीक है, राजनयिक किसे कहते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि किस बच्चे को पता है। तो इन सभी के लिए महत्व बढ़ जाता है पॉलिटिकल थ्योरी का। आगे देखोगे कि आपको देखने के लिए मिलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का महत्व कहां पे बढ़ जाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोग्रेस होता है, ठीक है, यानी कि हम इसे बोल रहे हैं तो संवैधानिक और वैधानिक विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल थ्योरी के अध्ययन, ठीक है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के बिना ना तो शांति हो सकती है, ना ही क्रांति आ सकती है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पॉलिटिकल थ्योरी का अध्ययन करके ही आप जो है अच्छा एक पीस एस्टेब्लिश कर सकते हो अपने स्टेट के अंदर, या आप क्रांति लाना चाहते हो तो वो भी इसी के माध्यम से ला सकते हो। ये सोशल चेंज के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है पॉलिटिकल थ्योरी, और सोशल वेलफेयर के लिए भी, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आगे इसमें बताया पूछा है आपसे राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान की विवेचना कीजिए। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुनरुत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है। तो पुनरुत्थान का मतलब होता है एक प्रकार का उदय। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो उदय हुआ पतन के बाद, ठीक है, पहले इसमें आप स्टार्टिंग में आप पतन ही पढ़ते हो अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हो ये, ठीक है, वरना आपको पता ही होगा अगर डीप डेप्थ में आपने पढ़ा हो। तो इसमें मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, तो देखिएगा क्या है कि पुनरुत्थान जो हमारा काल आता है पॉलिटिकल थ्योरी में, बताते हैं कि 1960 से लेकर 1970 के दशक को विचारकों के अनुसार जो हमारे मतलब कि थिंकर रहे, तो थिंकरों ने ज़्यादातर पॉलिटिकल थ्योरी के पुनरुत्थान पर बल दिया, ठीक है, जिसमें समकालीन सिद्धांतों का पुनर्सर्जन भी हुआ। अब देखिएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, कहने का मतलब ये है कि 1960 और 1970 के दशक के बाद जो है ना, जो हमारे थिंकर हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पॉलिटिकल थ्योरी पर अपने जो विचार देते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नए नए विचारों का जन्म करा, ठीक है। तो जन्म करा तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारी पॉलिटिकल थ्योरी दोबारा से जीवित हो गई, ठीक है। आप यूं कहोगे कि पहले क्या मतलब कि मृत्यु हो गई थी, तो हाँ, इसलिए हम पतन को पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पुनरुत्थान पूछा है, तो आपको पुनरुत्थान के रूप में यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करना है कुछ मतलब कि थिंकरों को बताते हुए। जैसे कि आप इसमें भाई देखिएगा, सिद्धांत तो बताने बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सिद्धांत 1970 के बाद के दशक में आए जो पुनरुत्थान काल में पॉलिटिकल थ्योरी के सिग्निफिकेंस को मतलब कि हमारे उसके प्रश्न के उत्तर को सही बैठाएंगे। तो देखिएगा, आप इसमें बता सकते हो कि 1970 के बाद जो हमारा पुनर्सर्जन हुआ राजनीतिक सिद्धांत के विषयों में, जिसमें हमारा डेविड स्टर्न है, तो उनके आगत और निर्गत का जो मॉडल है, ठीक है, और आमंड पावेल करके हैं, ठीक है, उनका संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण है उनका, और कार्ल डायच है, उनका संचार मॉडल है, आपने पढ़ा जरूर होगा, ठीक है, साइमन का निर्णय सिद्धांत है। तो ये सारी चीज जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो है पुनर्जीवित करा थिंकरों ने। और इसके अंदर देखा जाए तो मतलब कि बहुत सारे हैं, अगर देखा जाए हम इसमें क्रमबद्धता के रूप में अगर आप इनको देखोगे तो जैसे कि इसमें हमारे लियो स्ट्रास हैं, माइकल ओकसार्ट हैं, ठीक है, और एरिक व्योगलिन हैं, इजाया वर्लिन आपने पढ़ा होगा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को, ठीक है, हन्ना ओरेंट हैं, हमारे जॉन रोल्स को आपने पढ़ा होगा, नोजिक को पढ़ा होगा, वॉल्जर को पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जॉन रोल्स हो गया, मार्क्यूजे हो गया, और आपका मैकरसन हो गया, यूग्रेन हो गया, हैबरमाश हो गया। तो जो इनके सिद्धांत हैं, तो इनके जो सिद्धांतों का निर्माण जो हुआ है, तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है दोबारा से पुनर्जीवित हुई है। तो थिंकरों के अनुसार इसमें कोटेशन आप कोट कर सकते हो कि इजाया बर्लिन के ने मुख्य रूप से कह भी रखा है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी कि राजनीतिक दर्शन कभी मृत नहीं हो सकता, यद्यपि इसका स्वरूप अवश्य ही परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब कि ये सारी चीज़ें आपस में ही इसमें डिस्कशन करनी। आई होप कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 3 भागों में अच्छी तरह से विभाजित करके अपना लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत ही शानदार वैसे पेपर आया है, पेपर तो हमेशा ही शानदार आता है इसका। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सेंसरशिप यानी कि जो हमारा वॉक है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
का निषेध करता है। यानी कि देखिएगा इसी की तरह आपको एक दूसरा भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो उसका भी उत्तर मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है, पहले तो इस बात को ध्यान से सुनिए कि सेंसरशिप जो है हमारा वाक का मतलब होता है एक प्रकार से बच्चों यूं कह सकते हो कि एक प्रकार से मतलब कि एक्सप्रेशन करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना अपने आप को, ठीक है, मतलब कि प्रस्तुत करना, वो हमारा वाक मतलब बोलना भी हो जाता है एक प्रकार का, स्पीच के रूप में भी आप कह सकते हो। अभिव्यक्ति का भी मतलब वही है कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। तो अब जब आप देखोगे तो हमारा इसमें कह रहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध करता है। यानी कि किसी भी रूप में जब, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेंसरशिप कहते किसे हैं। अगर आपको सेंसरशिप नहीं पता होगा तो बच्चों मैं रियली बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का उत्तर गलत लिख दोगे। तो सेंसरशिप का मतलब जो है पहले क्या होता है उसी के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या सेंसरशिप लगाना अभिव्यक्ति की आजादी पर, वाक की आजादी पर, यानी कि स्वतंत्रता पर यह निषेध करता है। यानी कि जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो आर्टिकल 19 का ए इसमें जरूर छेड़ना है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर स्क्रिप्ट जब आप लिखोगे दोस्तों तो आपको आर्टिकल 19A के अंतर्गत जितना भी प्रावधान है उसको खूब खोल के आपको बताना है, ठीक है। यदि आपने ये लक्ष्मीकांत में भी इसका टॉपिक आपको मिल जाएगा तो आप इसके माध्यम से हेल्प ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आपको देखिएगा क्या बताना है कि सेंसरशिप का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि सेंसरशिप क्या है। तो देखिएगा सेंसरशिप जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का शब्द है ये, इसे हिंदी में बोलते हैं अभिवेशन, ठीक है, अभिवेशन। तो इसमें देखा जाए जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो मतलब कि इंफॉर्मेशन होती है तो व्यक्तियों के बीच जो फैलती है जो भी इंफॉर्मेशन, तो उसे जो है बलपूर्वक जब दबा दिया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को फैलने से, तो उसी को ही हम सेंसरशिप कहेंगे। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फैलने से रोकना, ये सेंसरशिप है, ठीक है। और देखा जाए आपको समझ में आ गया कि क्या सेंसरशिप है, यानी कि प्रतिबंध लगाना किसी भी सूचना पर, इंफॉर्मेशन पर। और वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्मेट पे आप देते हो, या तो मतलब कि आप स्पीच के रूप में देते हो या पब्लिक कम्युनिकेशन के रूप में देते हो, मीडिया चैनल के माध्यम से, रेडियो, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप मतलब कि किसी भी अपने विचार प्रस्तुत करते हो, ठीक है। तो यही है कि अगर उस पर सेंसर लग जाए, यानी कि उस पर प्रतिबंध लग जाए, तो उसी को ही हम, या भाई कोई भी है नॉर्मल, आप फंडामेंटल समझिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप फैला रहे हो तो उस पर प्रतिबंध यानी कि बलपूर्वक, यदि इसमें फोर्सफुली की बात करी जाती है सेंसरशिप में, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बलपूर्वक की बात करी जाती है। तो कह रहे हैं कि बलपूर्वक किसी भी चीज पर रोक लगाना, तो वो किस चीज पे बताया गया है कि हमारी स्पीच और एक्सप्रेशन की जो हमारी आजादी है, ठीक है, इसकी लिबर्टी पे रोक लगाना, क्या ये गलत है, ये मतलब कि निषेध है? तो आपको बताना है जी हाँ, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है हमारा जो हमारा ये निषेध है कि ये ठीक नहीं है। अब आपको देखिएगा यहाँ पर इसमें बताना है, दोनों पॉइंटों को आपको बताना होगा। पहले इसमें आपको बताना है कि सेंसरशिप जो है एक प्रकार से हमारा निषेध करता है, जी हाँ ये निषेध करता है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो कि इसमें देखिएगा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताने हैं। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चनों का मतलब यही है कि आपको अपने उत्तर के समर्थन में इसका तर्क देना है। तो यहीं पे ये कि आपको अपने सपोर्ट में आंसर लिखना है कि वो आपका नेगेटिव भी आपको पॉइंट लिखना है, फिर आपको इसका पॉजिटिव भी पॉइंट लिखना है, ठीक है। पहले तो इसका पॉजिटिव पॉइंट समझ लो क्या है कि सेंसरशिप लगाना क्यों जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों बात यार ये आ जाती है कि सेंसरशिप लगाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि मान लो आप कोई भी स्पीच दे रहे हो, पब्लिक कम्युनिकेशन है, मीडिया चैनल है, रेडियो के माध्यम से, अगर वो हानिकारक है, संवेदनशील स्पीच है या सेक्सुअल है, यानी कि जिसे आप वो अश्लीलता कह देते हो, या आपत्तिजनक है, तो ऐसे तत्वों पर ही सेंसरशिप लगाई जाती है, ठीक है। और सेंसरशिप का आप भाई उदाहरण आप वैसे भी समझ सकते हो कि सेंसरशिप उस दौरान लगाई गई थी 1975 इंदिरा गांधी सेशन में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से जो हमारे प्रेस की आज़ादी पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया था। तो उसमें हम आपत्तिजनक या संवेदनशील कहेंगे कि जिसके लेख लिखने से जो है मतलब कि दंगे भड़क सकते थे, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने ये मतलब कि जो हमारे स्टेटस मैन जैसी पत्रिकाओं पर मतलब कि प्रतिबंध लग गया था। और तो यार वो अलग मुद्दा आ जाता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट है। तो लेकिन यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि सेंसरशिप किस स्थिति में लगाई जाएगी, कि ये अक्सर जो है हानिकारक या संवेदनशील या सेक्सुअल या आपत्तिजनक तत्वों पर ही लगाई जाएगी, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो या मतलब कि निजी हो, वो सॉरी मतलब कि या तो गवर्नमेंट होगा या सार्वजनिक हो या निजी हो, किसी भी रूप में लगाई जा सकती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है उससे, ठीक है। तो आपको दोनों ही पॉइंट बताने हैं। अब मान लीजिएगा
कि अब क्वेश्चन ये कहता है कि सेंसरशिप जो है आज़ादी जो है आपके लिए जो बोलने की जो आपकी आज़ादी है तो उसको गलत ठहराता है सेंसरशिप। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो आपको कहना है जी हाँ ये गलत है कि अगर जो है आज के दौर में 21वीं सदी में आप जी रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे तो कितने न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, वो आप देखते होगे कि उन पर किस तरह से मतलब कि प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ तक कि बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग जब आज तक हुए जो सरकार का जिन्होंने क्रिटिसिज्म करा तो उनके ऊपर किस तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारे वो वास्तविकता में वो हमारी जो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं वो उसे मतलब कि गलत ठहराता है, वो एक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल पूरी तरह से विपरीत है, विरुद्ध है। ठीक है, तो बस यार कि आपको इसी संक्षेप में इसका आंसर का फॉर्मेट आपको तैयार करना है। आई होप कि यार थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आ गया होगा। बात यही है कि मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट ही बता सकता हूँ, वरना एक्सप्लेन तो आपका जब टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तब होगा। अगला टॉपिक है आपका जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिन आया है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो क्रिटिकल पूछा है तो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो है आप इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर विवेचना नहीं पूछिए, आलोचनात्मक समीक्षा पूछिए, यानी कि रिव्यू करना है आपको। क्रिटिकल एग्जामिन कर लो या क्रिटिकल रिव्यू कह लो इसे। तो सबसे पहले आपको जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जो जस्टिस थ्योरी है वो क्या है तो उसको आपको बताना है, यानी कि जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। तो देखिएगा, रोल्स के अनुसार कहते हैं कि न्याय की जो समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या बताते हैं, कि वो वितरण की जो समस्या बताते हैं, जो प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या को, कि प्राथमिक वस्तुएं उनके लिए क्या है जॉन रोल्स के अकॉर्डिंग, कि अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शक्ति हो गई, अवसर और आय और संपदा, आत्मसम्मान के जितने भी साधन हैं ये सारे कहीं ना कहीं अगर इनका न्यायपूर्ण वितरण होगा तो न्याय होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रोल्स जो है किस न्याय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। दोस्तों फिर जो है आपको इनके बारे में थोड़ा और बताना चाहो तो और बता देना, लेकिन हम डायरेक्टली बात करेंगे कि जॉन रोल्स का न्याय सिद्धांत जो है उसका क्रिटिकल रिव्यू। ठीक है, तो इसे आप समालोचना कह सकते हो तो, या मैं आलोचना भी कह सकते हो, कि आपका इसमें देखिएगा बहुत सारे आपके पॉइंट आ जाएंगे कि आपका जो हमारा समिष्टवादी आलोचना है वो इसका क्या होगा, यानी कि सारा कुल मिलाकर जितने भी हम आलोचना कर पाएँ तो उसके अकॉर्डिंग इसकी आलोचना किस प्रकार से होगी जॉन रोल्स की। फिर आपको बताना मार्क्सवादियों के अनुसार इसकी आलोचना, स्वच्छतंत्रवादियों के अनुसार इसकी जो आलोचना का जो पॉइंट आएगा वो किस तरह से आएगा, फिर जो कुछ समुदायवादी जो हमारे विचारक हैं उनके अनुसार इसकी आलोचना का पॉइंट किस तरह से आएगा। तो इनकी हेडिंग डाल के आपको जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत की क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर देखिएगा समिष्टवादियों के अनुसार इसका जो आलोचना का पॉइंट है क्रिटिकल, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यार जो रोल्स हैं वो न्याय के सिद्धांत पर एक और मतलब कि आपत्ति की बात करते हैं कि वो हीनतम स्थिति वाले लोगों की पहचान बहुत मुश्किल है। ये कहते हैं जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं, कि रोल्स अपने विवेचन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो हमारे व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, कि वो समूह को किस किस आधार पर हीनतम माना जाएगा। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि किस आधार पे हम किस व्यक्ति को हीन समझें। तो कहीं ना कहीं ये उनकी आलोचना है कि उन्होंने उसका डिस्कशन नहीं करा है। ठीक है, मार्क्सवादियों के अनुसार आलोचना, अब मैं यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट तो नहीं बताऊंगा। अब मार्क्सवादियों की आलोचना तो यही है कि भाई मार्क्सवादी जो हमारे लोग हैं तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि जो मोरलिटी की वो बात करते हैं कि मोरल जो हमारा सिस्टम है, यानी कि नैतिक व्यवस्थाओं को केवल वर्ग संबंधों या स्वामित्व की प्रणालियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि तथाकथित के रूप में जो हमारे अज्ञान के पर्दे के पीछे का विचार निराधार है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है जॉन रोल्स की जस्टिस थ्योरी का। फिर इसी तरह से आपको स्वच्छतंत्रवादियों के अनुसार बताना है कि रोल्स ने समानता पर बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, वो कहते हैं समुदायवादी के अनुसार जो इनकी आलोचना है वो ये है कि रोल्स के अनुसार की कल्पना एक स्वार्थ, स्वायत्ता और आपका स्वार्थ परायण प्राणों के रूप में की है। अब जब इसमें आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, मतलब कि जब आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये यहाँ पर एक पॉइंट और भी कहते हैं कि जैसे कि आपका कोई भी ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने सारे गुण और संपदाओं के लिए समाज का ऋणी है। मतलब कि देखा जाए तो जितने भी उसके गुण हैं और संपदा है उसके लिए समाज का मतलब कि वो ऋणी रहेगा हमेशा, और सामाजिक हित की साधना से ही उसका जीवन सार्थक होगा। तो यही क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना है इनका पॉइंटों का। और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन लिबर्टी। चौथा क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। स्वतंत्रता की संकल्पना के विकास में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता क्या है। तो दोस्तों सभी को पता है कि स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी यानी कि आज़ादी या फ्रीडम जिसे आप कहते हो, कि अपने इच्छा के कार्य करना या अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को अंजाम देना, वो स्वतंत्रता है। और किसी भी प्रकार मतलब कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों की जहाँ पर मनाही हो तो उस अंश को हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता की जो कल्पना है उसके अनुसार जो आपके वो जो हमारे जेएस मिल जो है हमारे, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, तो उनके अकॉर्डिंग हमारे क्या इनका फिलॉसफी है तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जॉन रोल्स हमारा जेएस मिल के अकॉर्डिंग जो है हमारी कौन सी थ्योरी यहाँ पर फिट बैठेगी। ठीक है, तो देखिएगा जेएस मिल जो है हमारे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वो दो थ्योरी की बात करते हैं। एक आपने अगर पढ़ा हो थोड़ा सा कि जेएस मिल हमारे वर्क को दो पार्ट में बांट देते हैं कि हमारे स्वसंबंध कार्य और परसंबंध कार्य। ठीक है, तो देखिएगा जब आप इसमें देखोगे तो इनकी बुक के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन टाइप में बताना होगा कि जो उनकी ओन लिबर्टी बुक है कि उसके अंदर इन्होंने एक सिद्धांत के बारे में डिस्कस करा है जो इनका हानि सिद्धांत है। ठीक है, मतलब कि एक प्रिंसिपल है जो हानि के रूप में माना जाता है, तो उन्हीं ओन लिबर्टी जो इनकी पुस्तक है उसी में ही बताया गया है। तो इसमें जो है ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो भी कुछ विकास होगा तो वह स्वतंत्र, मतलब कि व्यक्ति का जो विकास है या सुख चाहता है व्यक्ति, तो या मतलब कि कोई भी हैप्पीनेस चाहता है, कोई भी व्यक्ति खुश सुखी चाहता है अपने आप को, और डेवलपमेंट चाहता है व्यक्ति, तो कहते हैं कि वह स्वतंत्रता से ही हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, और लेकिन कहते हैं कि लेकिन व्यक्तियों के हर काम को स्वतंत्रता नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें बाद में ये फिर ना स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग कार्यों को दो भागों में बांट देंगे, बल्कि व्यक्तियों के कामों को ही दो भागों में बांटेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि आप कह सकते हो कि पहला आपका स्वसंबंध कार्य और दूसरा है हमारा परसंबंध कार्य। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा जो हमारा स्वसंबंध कार्य है तो उनको हम ऐसे कहते हैं कि जिन कार्य को करके स्वयं पर प्रभाव भी पड़े वो हमारा स्वसंबंध कार्य है। जैसे कि मान के चलिए कि स्वसंबंध ऐसे काम होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिसका असर सिर्फ करने वाले पर ही होता है, यानी कि कर्ता पर ही होगा। जैसे एक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, किस धर्म मानता है, किस भाषा का इस्तेमाल करता है, ये सारी उसकी निजी बातें हैं, यानी कि पर्सनल बातें हैं। तो ये सारी चीज़ जो है उसके विशेष यानी कि निजी कार्यों से संबंध रखती हैं। ठीक है, अगला अब इसके बारे में आपको मतलब कि फुल डिस्क्राइब करना है। फिर दूसरा आपको इनके परसंबंध कार्यों के बारे में बताना है कि जो इसका संबंध कार्य है उनमें आपको ये बताते हैं कि जिनको करने के लिए, जिनको जब व्यक्ति करता है तो उसका असर जो है किसी दूसरे पर, जैसे कि शब्द में ही लिखा हुआ है परसंबंध। ठीक है, परसंबंध जो है आपका, तो ये शब्द में लिखा हुआ है, परसंबंध का मतलब यही है कि दूसरे पर, तो उसका संबंध जो है किसी दूसरे व्यक्ति से आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा कि व्यक्ति जो है शराब पी रहा है, ये शराब पीकर बोलता है, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी पर उसका असर हो। ठीक है, तो वो या उसके बच्चों पर उसका असर देखने के लिए मिले, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मतलब कि बतानी होंगी। तो मतलब कि जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, जैसे कि भाई एक शराब वाला हो गया, ठीक है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अनाप शनाप बोलेगा तो उसका दूसरे पर ही असर तो पड़ेगा। वो तो पीने के बाद भूल जाएगा, झूमने उठ जाता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ है कि जिन कार्यों को करके असर जो है दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया शराब पीकर व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है, तो वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है, फिर वो भी बता देना है, ये सुसाइड की भी बात करते हैं थोड़ी, कि इंसान जो है आत्महत्या सुसाइड करने तक का भी हक रखता है। जेएस मिल कहते हैं इसे। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्रता के ऊपर इनके जो विचार हैं तो उन्हीं के रिगार्डिंग आपको बताना है कि अगर मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो लेकिन ये है कि अगर उसका समाज पर या किसी संस्था पर अगर कोई असर ना पड़े, ठीक है, तो उसे सुसाइड करने का भी पूरा है। क्योंकि जब एक इंसान सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है तो उसकी लाश जो है यानी कि डेड बॉडी का सोसाइटी को ही कार्यक्रम, मतलब कि क्रियाक्रम जिसे आप कहते हो, अंतिम संस्कार उसको ही करना पड़ता है सोसाइटी को, यानी कि समाज को उसकी आत्महत्या से बहुत परेशानी हो रही है, उसे दिक्कत हो रही है। तो यार इन्होंने काफ़ी डीपली डेप्थ में जाके ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। आई होप कि आपको जो है ऐसे बहुत सारे इनके, मतलब कि ये तो मैंने आपको यहाँ पर इनके दोनों वो बताए हैं, परसंबंध कार्य और
संबंध कार्य, तो इनके जो अगर आप दूसरे फॉर्मेट में आप इसका उत्तर देना चाहो कि पॉइंट टू पॉइंट वाइज, तो वैसे भी आप देना चाहो तो वैसे भी दे सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यारो देखो क्या है हमारा, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हमारा 20 मार्च को भी आया था क्वेश्चन पेपर जो हमारा पिछला हुआ था इससे, और आपका 25 मार्च में भी आया है। देखिएगा सीधा सा क्वेश्चन है कि संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो हमारा संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो इसका अर्थ क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर इसका आपको अर्थ पता है तो आप कर पाओगे। तो पहले तो मैं देखिएगा आपको अर्थ बता दूं। तो देखो जैसे कि इसमें पूछ रखा है कि प्रोटेक्टिव मतलब कि संरक्षण मूलक। अब देखो दोस्तों बात क्या है कि संरक्षण देने की बात क्यों करी जाती है। अगर आप न्याय के सिद्धांत को यहाँ पर देखिएगा निष्पक्षता के रूप में पूछा है कि निष्पक्षता के सिद्धांत का मतलब कि उल्लंघन करता है, तो निष्पक्षता का जब आप अर्थ देखोगे तो निष्पक्षता का मतलब यानी कि हम जस्टिस से, पहले मैं आपको माना करके बताता हूँ कि मान के चलिए कि जस्टिस जो है यानी कि जो न्याय है, तो न्याय में क्या होता है कि सबको समान न्याय मिले भाई, जब ही तो निष्पक्ष कहलाओगे जब आप सभी को बराबरी के दर्जे से देख रहे हो। अगर मान लो कोई तबका दबा हुआ है, निचला तबका है, या मतलब कि उसे वो अधिकार नहीं मिल रहे जो अन्य व्यक्ति को मिल रहे हैं, अवसर की समानता उसको नहीं मिल रही तो जो दूसरे को मिल रही है, तो ऐसे में अगर हम उनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उन्हें आरक्षण देंगे, उनको मतलब कि ऊपर उठाने के लिए उन्हें थोड़ा बूस्ट देंगे कि भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि आपकी सोसाइटी थोड़ी नीचे की तरफ जा चुकी है जो ठीक नहीं है समाज के लिए। ठीक है, तो जब ही तो न्याय हो पाएगा। अब लेकिन जो बहुत सारा तबका है, ठीक है, वो यूं कह देता है कि जो हमारा आरक्षण है या संरक्षण हम किसी को भी देते हैं, ठीक है, तो वो भेदभाव है एक प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो निष्पक्षता का सिद्धांत है उसका ये उल्लंघन करता है। यानी कि जो हमारा देखा जाए जो भेदभाव है, अब देखो यहाँ पर आपको मैं दूसरे उसमें परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊं, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि आप अगर अम्बेडकर या तीसरी आज़ादी मूवी वगैरह आपने देखी हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि भेदभाव हो रहा है किसी भी सोसाइटी में, तो भेदभाव को दूर करने के लिए क्या करेगी वो सोसाइटी या गवर्नमेंट, तो भाई जिनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उनको ऊपर यानी कि उनके इक्वल लाने के लिए भेदभाव किन चीज़ों में हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है डिसीजन मेकिंग में उनका साथ ना लिया जा रहा हो तो उनके साथ फिर भेदभाव हो रहा है, उनकी ना सुनी जा रही हो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अवसर की समानता है, ठीक है, आर्थिक आज़ादी उनको ना मिल रही हो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, शैक्षणिक आज़ादी ना मिल रही हो तो भेदभाव हो रहा है। तो सरकार उन्हें क्या करती है, संरक्षण दे देती है, यानी कि प्रोटेक्शन दे देती है एक प्रकार का। तो कह रहे हैं कि वही जो प्रोटेक्शन है वो निष्पक्षता के सिद्धांत यानी कि न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है क्या, तो यहाँ पर इसका उत्तर देना है आपको नेगेटिव में कि नहीं। ठीक है, फिर आपको दे देना है दोस्तों एंड में जब आप बात करोगे इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो समानता का जो सिद्धांत है आप जब उसे देखते हो तो प्रगतिशील सिद्धांत है जो समाज में प्रचलित भेदभाव को मिटाने के लिए सब लोग जो हैं एक जैसा सम्मान मिले और एक जैसे मतलब कि अवसर प्रदान करने के लिए समर्थन करता है। हम सब के लिए समान अधिकार हों उनकी हम मांग करते हैं। का अभिप्राय यही होता है कि जो हमारे समाज में विशेष वर्गों की परंपरागत विशेषाधिकार हैं, ठीक है, कन्वेंशनल प्रिविलेज कह देते हो, उसको समाप्त कर देना। तो विशेषाधिकारों को तो समाप्त कर देने की बात करते हैं ये संरक्षण मूलक, जब मतलब कि हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। मान लीजिएगा किसी वर्ग को आपने विशेषाधिकार दे रखा है, प्रिविलेज दे रखा है स्पेशल, तो भाई दूसरे वर्ग को तो नहीं मिल रखा, तो इक्वलिटी तो थोड़ी हो जाएगी। अब मान लीजिएगा कि अब आरक्षण की बात करते हैं, वो इसमें आपको करनी पड़ेगी कि 27 हमारा SC ST को दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन कौन से शेड्यूल में है, आर्टिकल में, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको छेड़नी पड़ेगी। ठीक है, सोशल जस्टिस किसे कहेंगे, तो वो सारी चीज़ आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर जो है निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन कब कर जाता है, तो आपको यहाँ पर बता सकते हो कि अपना समर्थन भी लिख सकते हो कि इसमें संरक्षण दो जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन जो है उन्हें जातीय आधार पे नहीं, ठीक है, इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके आधार पे आप भाई देखिएगा, आप उसमें अपना तर्क देना है आपको एंड में तो आकर, ठीक है। लेकिन जो हमारी बेसिक थ्योरी है उसको आपको जरूर बताना है कि जैसे कि मान के चलिए
कि इसमें जब आप पढ़ते होगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी उसके अनुसार उसको कार्य मिले या आवंटन हो उसकी मतलब कि पूंजी का। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो मुक्त बाजार व्यवस्था हो जाएगी ना, यानी कि सारी चीज़ ओपन होंगी कि भाई क्या है कि समाज में सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारा तबका है ना जो मतलब कि कैपेबल नहीं है, तो वो तो बिल्कुल कमज़ोर होता चला जाएगा। हम अगर इस सोसाइटी में ये वाला रूल अप्लाई कर दिया तो नहीं भाई, सोसाइटी में जो है संरक्षण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों बस इसी परिप्रेक्ष्य से आपको इस उत्तर को आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन बहुत शानदार है। छठा क्वेश्चन आया है कि समानता का अर्थ और इसके विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको जो है समानता बतानी है कि समानता क्या है, पहले तो इसे बता देना है। तो देखिएगा, समानता आप कहते हो कि समानता जो है समाज में देखा जाए तो जितने भी हमारे लोग हैं उनको समान अधिकार मिले। ठीक है, जो हमारे सभी को मतलब कि समान प्रतिष्ठा मिले। प्रतिष्ठा कहते हैं एक प्रकार से प्रेस्टीज जिसे आप कह देते हो, प्रतिष्ठा। ठीक है, समान प्रतिष्ठा मिले, समान अधिकार हों, वो आपकी समानता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अब इसी समानता को आपको बहुत विस्तार से बताना है, ऐसे नहीं कि जितना मैंने बता दिया तो नहीं काफ़ी है। जो हमारे थिंकर हैं उनके अनुसार समानता का क्या विचार है। ठीक है भाई, बहुत सारे थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग आप 3 से 4 को कोट कर दो हर उसमें। अगर पूछा है अर्थ परिभाषा या क्या समझते हो, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको बताना जरूर होगा। तो समानता क्या है वो आपने यहाँ पर बताया खूब विस्तार से। उसके बाद पूछा है विभिन्न आयाम। ठीक है, यानी कि इसके इक्वलिटी के कितने आप टाइप्स अगर जब बात करते हो तो वही सारी चीज़ पूछिए कि जिसमें आपको मैं बताऊं तो आपको 5 हेडिंग को विस्तार से आप बता सकते हो। जिसमें नंबर 1 आप प्राकृतिक समानता, ठीक है, नंबर 2 आप सामाजिक समानता, नंबर 3 आप बता सकते हो इसमें नागरिक वैधानिक समानता, नंबर 4 आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक समानता, अगला आपका अवसर की समानता, आर्थिक अवसर की समानता कह सकते हो उसे आप। ठीक है, तो जो जिसपे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, तो आपकी अवसर की समानता से आप क्या समझते हो टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आपको इन्हीं के संदर्भ में आपको पूरा अपना उत्तर देना है। फिर आप थोड़ा बहुत अगर करना चाहो तो मताधिकार के बारे में, संपत्ति में समानता, ठीक है, उसमें भी आप बता सकते हो। कानून के समक्ष समानता का जो हमारा आर्टिकल 15 है उसका अकॉर्डिंग आपको जरूर थोड़ा सा इसमें लिख सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा थियोरिटिकल पार्ट है, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को थोड़ा कम ही इस्तेमाल करो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि टीचर इस चीज़ की मनाही करते हैं, क्योंकि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट पढ़े होते हैं, देखते रहते हैं सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पे हमें थियोरिटिकल पार्ट को बयां करना होता है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो के लेक्चर में कुछ समझ में आ गया होगा कि यार थोड़ा बहुत किस तरह का आंसर आपको फॉर्मेट कर मतलब कि डिज़ाइन करना था अपने आंसर को। तो हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के हमने 2 वीडियो और बना रखे हैं, 1 घंटे का लेक्चर है और एक क्वेश्चन पेपर और है, तो अगर दोनों वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना, वरना आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। और नोट्स डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना सुना, थैंक यू।